बिल्कुल। वेलकम लिसनर्स। कभी सोचा है एक बड़ी सरकारी कंपनी जैसे कोल इंडिया लिमिटेड सामान कैसे खरीदती होगी? मतलब एक पेन से लेकर बड़ी बड़ी भारी मशीनरी तक हजारों चीजें। ये प्रोसेस यूं समझिए किराने की दुकान से सामान लेने जैसा सिंपल बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा तंत्र काम करता है। आज हम CIL के परचेज मैनुअल के चैप्टर 8 को समझने की कोशिश करेंगे, मोड्स ऑफ परचेज एंड टेंडरिंग, यानी खरीदारी करने के अलग अलग तरीके। हमारे पास ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और हमारा मिशन है इसके जो जटिल नियम हैं, उनके पीछे का लॉजिक और जो जरूरी बातें हैं वो निकालकर आपके सामने रखना थोड़ी आसान भाषा में। बिल्कुल। ये मैनुअल CIL का एक तरह से इंटरनल गाइड है जो तय करता है कि कब, कौन और कैसे खरीदारी करेगा। यहाँ पारदर्शिता, निष्पक्षता और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम अलग अलग जरूरतों जैसे वैल्यू, कितनी जल्दी चाहिए सामान की प्रकृति क्या है, इनके लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। ये एक तरह का संतुलन है एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच। सही कहा। तो ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि ये एक ढांचा है निर्णय लेने का। चलिए इसे खोलते हैं। शुरू करते हैं उस तरीके से जो शायद सबसे आम है जब बड़ी खरीदारी करनी हो, टेंडरिंग। कंपटीशन लाने का स्टैंडर्ड तरीका है ना? हाँ बिल्कुल। जब ज्यादा कीमत की चीजें खरीदनी हो या रेगुलर बेसिस पर चाहिए हो तो टेंडरिंग ही स्टैंडर्ड तरीका है। इसका मुख्य मकसद है कंपटीशन पैदा करना ताकि CIL को सबसे अच्छी वैल्यू मिल सके। इसमें सबसे पहला और पसंदीदा तरीका है एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, ATE। ये तब इस्तेमाल होता है जब अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। इसे CIL और सरकार के खरीद पोर्टल्स CPP पोर्टल, जेम पोर्टल पर काफी प्रचारित किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स हिस्सा ले सके। अब पूरा टेंडर अखबार में नहीं छपता, बल्कि एक शॉर्ट सूचना आती है वेबसाइट लिंक्स के साथ। घरेलू टेंडर्स के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाता है बिड्स जमा करने के लिए। और अगर CIL को लगता है कि सबसे अच्छा माल या टेक्नोलॉजी शायद भारत के बाहर से मिल सकती है, उसके लिए ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी का प्रावधान है। जब CIL को लगे कि जो क्वालिटी या स्पेसिफिकेशंस चाहिए वो घरेलू बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है या विदेशी सप्लायर से बेहतर कंपटीशन मिल सकता है, तब GTE करते हैं। इसे भी ATE की तरह ही पब्लिश करते हैं और विदेशी दूतावासों को भी सूचित किया जाता है। इसमें बिडर्स को थोड़ा ज्यादा समय मिलता है, कम से कम 30 दिन। और अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 200 करोड़ से ऊपर, तो इसके लिए खास जस्टिफिकेशन और ऊंची मंजूरी लगती है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार को टटोलने का तरीका है। अच्छा, तो ATE और GTE हो गए बड़े स्केल और वाइड कंपटीशन के लिए। लेकिन क्या हमेशा इतना बड़ा प्रोसेस जरूरी होता है? अगर वैल्यू कम हो या CIL को सप्लायर्स के बारे में मतलब पहले से कुछ पता हो? सही सवाल है। उसके लिए है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, LTE। ये 50 लाख तक के सामान के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें CIL अपने पास रजिस्टर्ड या जाने पहचाने सप्लायर्स को सीधे पूछताछ भेजती है। कम से कम 4 सप्लायर्स को अप्रोच करना होता है। अगर इतने जाने पहचाने सप्लायर्स नहीं हैं तो फिर नॉर्मली ATE ही करना पड़ता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन LTE को भी CIL वेबसाइट और सरकारी पोर्टल्स पर पब्लिश करना होता है और उस पर लिखा रहता है कि एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन बाय एनी प्रोस्पेक्टिव बिडर, ताकि अगर कोई इच्छुक नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर हो तो वो भी हिस्सा ले सके। इसमें बिड जमा करने का समय थोड़ा कम होता है, 15 दिन। LTE एक तरह से कुशलता लाने का तरीका है जब आपको बाजार का अंदाजा हो। तो ये ATE, GTE, LTE ये सब कंपटीशन पर फोकस करते हैं। लेकिन क्या हमेशा कंपटीशन मुमकिन होता है या हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है? कई बार तो मतलब अचानक जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल नहीं। व्यावहारिक स्थितियां अलग हो सकती हैं, इसीलिए मैनुअल में अपवाद भी हैं। एक है इमरजेंसी परचेज। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज की फौरन जरूरत हो और प्रोसेस फॉलो करने में देरी होने से CIL का ऑपरेशन रुक सकता है या बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए एक इमरजेंसी परचेज कमेटी, EPC, बनाई जाती है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। ये कमेटी तेजी से मार्केट सर्वे करके फोन पर, जुबानी या लिखित पूछताछ से सोर्सेज ढूंढती है। इसमें नॉर्मल नियम जैसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगते। अप्रूवल पावर्स भी तय हैं, जैसे एरिया GM या HOD, MM 10 लाख रुपए तक अप्रूव कर सकते हैं। उसके ऊपर डायरेक्टर टेक्निकल का अप्रूवल चाहिए।
इसे टेक्निकली नेगोशिएटेड परचेज विदाउट टेंडर माना जाता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति जरूरी है। तो इमरजेंसी परचेज स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, प्रोसेस को छोटा करके। लेकिन अगर स्पीड नहीं पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि कंपटीशन हो ही ना सकता हो, जैसे कोई खास स्पेयर पार्ट, उसके लिए है सिंगल टेंडर इंक्वायरी STE। ये असाधारण मामलों में इस्तेमाल होता है जब सिर्फ एक ही सप्लायर से सामान मिल सकता है। इसकी दो मुख्य आधार हो सकते हैं। पहला, आइटम प्रोप्राइटरी है, यानी वो चीज़ डिज़ाइन या पेटेंट की वजह से सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है। इसके लिए इंडेंटिंग डिपार्टमेंट को एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जैसे किसी खास मशीन का ओरिजिनल स्पेयर पार्ट जो सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या ओरिजिनल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर या OPM ही सप्लाई कर सकता है। दूसरा कारण हो सकता है अर्जेंट ऑपरेशनल नीड, जिसे सिर्फ वही सप्लायर पूरा कर सकता हो, या फिर CIL ने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसी खास मॉडल को ही मंजूर किया हो पूरी कंपनी के लिए। STE में कंपटीशन नहीं होता, इसलिए इस पर जांच पड़ताल ज्यादा होती है। सक्षम अधिकारी की मंजूरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट से रेट के वाजिब होने का सर्टिफिकेट लगता है। और पारदर्शिता के लिए STE को भी सरकार के CPP पोर्टल पर पब्लिश करना होता है। ये STE का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो सिस्टम कंपटीशन चाहता है, दूसरी तरफ ये मानता है कि प्रैक्टिकल कारणों से कभी-कभी सिंगल सोर्स पर जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगा कि प्रोप्राइटरी का लेबल गलत इस्तेमाल हो। हाँ, ये एक वाजिब चिंता है और सिस्टम इससे पैक सर्टिफिकेशन और कई लेवल की मंजूरी के जरिए एड्रेस करने की कोशिश करता है। ये तनाव हमेशा रहता है ऑपरेशनल जरूरत और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बीच। इसी तरह का एक और खास मामला है ब्रांड स्पेसिफिक आइटम परचेज। कभी-कभी CIL को लगता है कि परफॉर्मेंस या कंपैटिबिलिटी के लिए किसी एक ही ब्रांड का आइटम जरूरी है। इसके लिए भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन और CIL चेयरमैन या सब्सिडियरी CMD का अप्रूवल चाहिए। इसे भी STE की तरह ट्रीट करते हैं और इसकी वैल्यू लिमिट 5 लाख रुपए प्रति आइटम है। ये स्टैंडर्डाइजेशन या खास तकनीकी जरूरतों के लिए होता है। TLT और एक्सेप्शंस, इमरजेंसी, STA, ब्रांड स्पेसिफिक। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं या छोटी वैल्यू की हैं। क्या उनके लिए भी इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? नहीं, उसके लिए आसान तरीके हैं। सबसे पहले तो पेटी स्मॉल वैल्यू परचेज। अगर कोई आइटम 50,000 रुपए तक का है, रेगुलरली नहीं खरीदा जाता, बजट में खास तौर पर मेंशन नहीं है, लोकल मिल रहा है और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम पर अवेलेबल नहीं है, तो उसे बिना कोटेशन के खरीदा जा सकता है। ये रोजमर्रा की कभी कभार होने वाली जरूरतों के लिए है। आपने जेम का जिक्र किया। ये प्लेटफॉर्म तो आजकल हर सरकारी खरीदारी में सुनने में आता है। इसका क्या रोल है CIL में? जेम अब बहुत सेंट्रल हो गया है। मैनुअल साफ कहता है कि जेम से खरीदारी अनिवार्य है अगर आइटम वहां उपलब्ध है। ये सरकारी खरीद को स्टैंडर्डाइज और एफिशिएंट बनाने का एक बड़ा कदम है। CIL जेम से डायरेक्ट परचेज कर सकती है अगर आइटम की क्वालिटी, स्पेक्स, डिलीवरी टाइम मैच करते हैं। इसके लिए एक जेम RNPTS, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट एंड पास्ट ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो एक तरह से सबूत है कि जेम चेक किया गया। खरीदने वाले ऑफिसर को पर्सनली सर्टिफाई भी करना होता है कि रेट, क्वालिटी, सप्लायर सब ठीक है। एक लिमिट भी है फाइनेंशियल ईयर में। CIL की एक यूनिट जैसे माइन या प्रोजेक्ट जेम से डायरेक्ट परचेज के जरिए ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक ही खरीद सकती है। और अगर जेम पर नहीं मिला या शर्तें मैच नहीं हुई लेकिन वैल्यू 50,000 से ज्यादा है पर 5 लाख तक, तब क्या? तब आती है लोकल परचेज कमेटी। ये कमेटी तभी एक्शन में आती है जब जेम पर आइटम न हो और इसका GMRNPTS रिपोर्ट हो और वैल्यू 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच हो। इसमें 3 डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। यूजर जो इस्तेमाल करेगा, मटेरियल्स मैनेजमेंट जो खरीदारी देखेगा और फाइनेंस। ये कमेटी लोकल मार्केट में सर्वे करती है, कम से कम 3 सप्लायर से सील्ड कोटेशंस लेती है और फिर सिफारिश देती है। एक सीमा ये भी है कि टोटल LPC परचेज साल के स्टोर्स बजट के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ अपवाद हैं। LPC को भी क्वालिटी, रेट और सप्लायर की क्षमता सर्टिफाई करनी होती है। ये लोकल मार्केट को इस्तेमाल करने का एक नियंत्रित तरीका है। एक और कमेटी का जिक्र है, स्पेशल परचेज कमेटी। ये LPC से कैसे अलग है? SPC ऐसी चीजों के लिए है जिनकी खरीद नॉर्मल प्रोसेस से मुश्किल हो, जैसे ऐसी आइटम्स जिनकी एस्थेटिक वैल्यू मतलब सुंदरता महत्वपूर्ण है।
गेस्ट हाउस के लिए पेंटिंग्स, स्पेशल फर्नीचर, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स या सन्ड्री आइटम्स, स्पोर्ट्स का सामान, खास तरह की यूनिफॉर्म। इन चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस बनाना या टेंडर करना प्रैक्टिकल नहीं होता। इस कमेटी की लिमिट 20 लाख रुपए प्रति केस है। ये भी मार्केट सर्वे करके कोटेशंस लेती है। अगर ये बिना टेंडर के हो रहा है तो इसे शॉपिंग मोड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमने देखा कि अलग-अलग वैल्यू और अर्जेंसी के लिए अलग तरीके हैं। अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करते हैं। अगर CIL को कोई चीज लंबे समय तक रेगुलर बेसिस पर चाहिए, उसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट और रनिंग कॉन्ट्रैक्ट RC होते हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट में सप्लायर एक फिक्स रेट पर सामान देने को सहमत होता है, एक खास अवधि, आमतौर पर 1-2 साल के लिए। इसमें क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं होती। CIL जरूरत के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करती रहती है। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक अनुमानित क्वांटिटी भी मेंशन होती है उस अवधि के लिए। ये CIL खुद भी फाइनलाइज करती है या दूसरी सरकारी एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे पहले DGS&D, अब GM भी इस्तेमाल कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म सप्लाई को सुरक्षित करने का तरीका है। और क्या CIL कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद क्वांटिटी बदल सकती है? मान लीजिए थोड़ा ज्यादा या कम चाहिए हो। हाँ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन क्लॉज होता है। ये CIL को अधिकार देता है कि वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी को 25% तक बढ़ा या घटा सकती है, उसी रेट और शर्तों पर। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फाइनल डिलीवरी डेट से पहले। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे मार्केट में प्राइस गिर ना रहा हो, अगर क्वांटिटी घटानी है तो सप्लायर को नोटिस देना होगा, सप्लायर की परफॉर्मेंस ठीक हो, और ये क्लॉज डेवलपमेंट ट्रायल ऑर्डर्स में नहीं होता। इसके लिए भी सक्षम अधिकारी की मंजूरी लगती है। ये लचीलापन देता है जरूरत बदलने पर, खासकर कंज्यूमेबल्स और स्पेयर्स के लिए। बड़े कैपिटल आइटम्स के लिए ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। ये लचीलापन तो जरूरी है। इक्विपमेंट की बात आई तो उसके मेंटेनेंस का क्या? वो भी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता होगा? बिल्कुल। मशीनरी खरीदना एक बात है, उसे चलाए रखना दूसरी। इसके लिए सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वारंटी पीरियड के बाद शुरू होते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव हो सकते हैं, जिसमें सर्विस और पार्ट्स दोनों शामिल हों, या नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ सर्विस, पार्ट्स का पैसा अलग। इन्हें MRC मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मशीन के साथ ही टेंडर किया जा सकता है या बाद में अलग से। अगर कॉन्ट्रैक्ट लंबा है, 1 साल से ज्यादा, तो भविष्य की लागतों का नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV निकालकर मूल्यांकन करते हैं। इनमें सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स SLAs भी होते हैं, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जैसे मशीन अप टाइम, रिस्पॉन्स टाइम तय करते हैं, और नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी भी लग सकती है। और जैसे हम पुराना फोन देकर नया लेते हैं, क्या CIL भी पुराना इक्विपमेंट देकर नया ले सकती है? हाँ, उसे बायबैक ऑप्शन कहते हैं। अगर सक्षम अधिकारी तय करे तो टेंडर में ये ऑप्शन डाला जा सकता है। बिडर्स पुराने आइटम को इंस्पेक्ट करके उसकी वैल्यू कोट करते हैं अपनी बिड में। L1 बिडर वो होता है जिसकी नए आइटम की प्राइस माइनस पुराने आइटम की ऑफर की गई वैल्यू सबसे कम हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ई-वेस्ट के मामले में बायबैक करने वाले बिडर के पास डिस्पोजल के लिए जरूरी एनवायरमेंटल अप्रूवल्स होने चाहिए। स्पेयर्स की कॉन्टिन्यूटी के लिए एक और कॉन्सेप्ट है डिपो अग्रीमेंट्स। ये OEM या उनके ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ किए जाते हैं, खासतौर पर बड़ी मशीनरी के स्पेयर्स के लिए। इसमें CIL एक लीड कंपनी नॉमिनेट करती है, अपनी ही एक सब्सिडियरी। वो लीड कंपनी किसी खास OEM के लिए सभी सब्सिडियरीज की तरफ से एग्रीमेंट फाइनल करती है, जो सब पर लागू होता है। इससे रेट्स और शर्तों में कंसिस्टेंसी आती है पूरी CIL में। अब थोड़ा बिडिंग के प्रोसेस पर आते हैं। टेंडर निकल गया, सप्लायर्स ने बिड दी, उन्हें इवैल्यूएट कैसे करते हैं? मैंने सिंगल एनवेलोप, 2 एनवेलोप सिस्टम के बारे में सुना है। हाँ, बिड्स कैसे जमा होंगी और कैसे खुलेंगी, इसके भी तरीके हैं। मुख्य रूप से सिंगल स्टेज बिडिंग के तहत। पहला है सिंगल एनवेलोप सिस्टम, सब कुछ, टेक्निकल डिटेल्स, कमर्शियल शर्तें, प्राइस एक ही लिफाफे में। ये सिंपल स्टैंडर्ड आइटम्स या कम वैल्यू, मैनुअल 10 लाख तक कहता है, के लिए ठीक है, जहां टेक्निकल इवैल्यूएशन सीधा हो। दूसरा है 2 एनवेलोप सिस्टम। ये ज्यादा आम है, खासकर कॉम्प्लेक्स या हाई वैल्यू खरीदारी, 10 लाख रुपए तक के लिए। इसमें बिडर्स 2 अलग सील्ड लिफाफे देते हैं। पहला टेक्नो कमर्शियल बिड बिना प्राइस के, दूसरा प्राइस बिड। पहले सिर्फ टेक्नो कमर्शियल बिड्स खोले जाते हैं और इवैल्यूएट होती हैं। जो बिडर्स इस स्टेज को क्लियर करते हैं, सिर्फ उन्हीं के प्राइस बिड्स बाद में खोले जाते हैं। इससे ये पक्का होता है कि प्राइस देखने से पहले टेक्निकल उपयोगिता जांची जाए। ये 2 एनवेलप वाला ज्यादा लॉजिकल लगता है कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए।
जी, एक और सिस्टम है टू स्टेज बिडिंग। ये खास स्थितियों में इस्तेमाल होता है, जैसे जब सीआईएल को खुद सटीक स्पेसिफिकेशंस क्लियर ना हो, या टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही हो, या कोई आर&डी प्रोजेक्ट हो। पहले स्टेज में सिर्फ टेक्निकल प्रपोजल्स बिना प्राइस के मांगे जाते हैं, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई भी कहते हैं। बिडर्स के साथ चर्चा करके स्पेक्स फाइनलाइज की जाती हैं। फिर दूसरे स्टेज में जो टेक्निकली सक्षम पाए गए, उनसे फाइनल स्पेक्स के आधार पर प्राइस बिड्स मांगे जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स खरीदारी के लिए एक सहयोगात्मक तरीका है। और बिडिंग से पहले ही सप्लायर्स को फिल्टर करने का कोई तरीका है, अगर प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल हो? उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन पीक्यू का प्रोसेस है। ये तब करते हैं जब सप्लायर की क्षमता, टेक्निकल विशेषज्ञता, वित्तीय स्थिति, पिछला अनुभव प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी हो, जैसे हाई वैल्यू टर्नकी प्रोजेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स मशीनरी। इसमें सीआईएल पहले एक प्री क्वालिफिकेशन बिड PQB निकालती है। सप्लायर्स अपने क्रेडेंशियल्स जमा करते हैं। जो क्राइटेरिया मीट करते हैं उन्हें प्री क्वालिफाइड घोषित किया जाता है। फिर जो मेन टेंडर निकलता है उसमें सिर्फ ये प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स ही हिस्सा ले पाते हैं। ये रिस्क कम करने का तरीका है, पक्का करता है कि सिर्फ सक्षम प्लेयर्स ही रेस में हों। PQ का प्रोसेस भी पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। हमने अलग अलग तरीके देखे, कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, बिडिंग सिस्टम्स देखे। कुछ खास आइटम्स जैसे दवाइयों के लिए क्या अलग नियम है? क्वालिटी कंट्रोल वहां तो बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। ड्रग्स एंड मेडिसिन्स के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। प्रेफरेंस फार्मा CPSEs को मिलती है। टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनी के पास वैलिड ड्रग लाइसेंस, WHO GMP सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो कन्विक्टेड न हो। क्वालिटी टेस्टिंग NABL लैब्स में का प्रावधान है। प्राइस भी सरकार के ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर DPCO के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ पब्लिक हेल्थ का सवाल है, इसलिए एक्स्ट्रा सावधानी बरती जाती है। और अगर कोई नया सप्लायर है या नया प्रोडक्ट टेस्ट करना हो, क्या उनके लिए कोई स्कोप है? हाँ, उसके लिए डेवलपमेंटल ट्रायल ऑर्डर्स का प्रावधान है। इसका मकसद नए सोर्सेज डेवलप करना या स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया के तहत प्रमोट करना है। CIL अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का कम से कम 10% ऐसे ऑर्डर्स के लिए रख सकती है। इसमें प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बारीकी से मॉनिटर किया जाता है, कम से कम 2 साल तक, उसे प्रूव इन घोषित करने से पहले। इसमें नॉर्मल कमर्शियल शर्तें जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, LD अक्सर नहीं लगते, ताकि नए प्लेयर्स को प्रोत्साहित किया जा सके। ये सब नियम फॉलो हो रहे हैं नहीं, इस पर नजर कौन रखता है, खासकर ST जैसे मामलों में जहां कंपटीशन नहीं है? अकाउंटेबिलिटी के लिए मैकेनिज्म है। जो भी खरीदारी नॉमिनेशन बेसिस पर होती है, जैसे ST विद पैक, ब्रांड स्पेसिफिक, उनकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हर तिमाही में CIL सब्सिडियरीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना के लिए दी जाती है। ये रिपोर्ट कंपनी वेबसाइट पर भी डाली जाती है पारदर्शिता के लिए। बोर्ड की ऑडिट कमेटी भी ऐसे मामलों को रिव्यू कर सकती है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं पक्का करने के लिए कि एक्सेप्शंस का दुरुपयोग ना हो। तो ये था CIL के परचेज और टेंडरिंग मेथड्स का एक ओवरव्यू। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। हर तरह की सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की गई है, छोटी खरीद से लेकर ग्लोबल टेंडर्स, इमरजेंसी से लेकर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तक। हाँ, की टेक अवे ये है कि सिस्टम का कोर फोकस नियमों, निष्पक्षता, पारदर्शिता और कंपटीशन पर है। जेम जैसे प्लेटफॉर्म से स्टैंडर्डाइजेशन और एफिशिएंसी लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल ज़रूरतों जैसे अर्जेंसी, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या लोकल नीड्स के लिए लचीलापन और अलग प्रोसीजर्स भी मौजूद है। ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है जो एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये बैलेंस हमेशा एक चैलेंज रहता होगा। इतने डिटेल्ड नियम क्या कभी प्रोसेस को स्लो तो नहीं कर देते? एक तरफ कंट्रोल जरूरी है, पर दूसरी तरफ मार्केट की स्पीड से मैच करने के लिए फुर्ती भी चाहिए, खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। कहां तक नियम मदद करते हैं और कहां वो रुकावट बन सकते हैं? खैर, ये शायद एक अलग चर्चा का मुद्दा है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस एक्सप्लोरेशन। उम्मीद है CIL के प्रोक्योरमेंट की इस जटिल दुनिया के बारे में आपको कुछ नई जानकारी और इंसाइट्स मिली होंगी। मिलते हैं अगली बार।